कल की क्लास में हम लोग थे शायद ग्राफिकल मीनिंग पे, है ना। और मैंने एक पढ़ाया था चार्ज टाइम ग्राफ से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं। क्या वो समझ आ गया था कि एक बार बताओ? क्यूटी ग्राफ, क्या कल लास्ट टॉपिक हमने यही किया था, चार्ज टाइम ग्राफ? यस सर। ठीक है, उस पर जैसे एक सवाल लें, अगर मान लो आपको ये दिया गया हो कि ये चार्ज है इन कूलम और ये टाइम है इन सेकंड, और आपको कोई भी एक क्यूटी का ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, और मुझसे बोला गया है कि ये कोई टाइम है, कोई भी 5 सेकंड जैसे मैंने लिया, और मुझे ना दो लाइनें दिखा रखी हैं। बोला है कि मैं अगर यहाँ टेंजेंट डालता हूँ, मैं अगर इस जगह टेंजेंट डालता हूँ तो उसका एंगल है 53 डिग्री, सपोज ये हमें दिखाया हुआ है। और एक चीज और दिखा रखी है कि अगर मैं इस पॉइंट को ये जीरो वाले पॉइंट से मिलाता हूं तो ये जो लाइन बनती है, ये वाली जो लाइन बनती है, इसका जो एंगल है इट इज 37 डिग्री। आपको ग्राफ में दो लाइंस की एंगल्स दिखा रखे हैं टाइम एक्सिस के साथ। तो आपको बताना है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस करंट या करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, सेकेंड पार्ट एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। बताओ कल जो पढ़ा था उसके हिसाब से बताइए क्या होगा। आया है क्या आंसर? बोलिए। क्या लिखा है एंगल? एक ये आगे वाला 53 है और पीछे वाला 37 डिग्री है। तो 4/5 और 4/3 और 3/4। चलिए देखते हैं, यूनिट के साथ बोला कीजिए। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, और हमने कल पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालना हो चार्ज टाइम ग्राफ से तो आप डायरेक्ट टेंजेंट डालिए और उसकी स्लोप देखिए। तो ये जो होगा I एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, दिस इज गिवन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। 5 सेकेंड पे ग्राफ पे जाओ, टेंजेंट की स्लोप डालिए। तो ये स्लोप है 1053 डिग्री। अब हम एक ट्रायंगल बड़े अच्छे से जानते हैं 3, 4, 5, इसमें 5 और 3 के बीच का एंगल हुआ करता है 53 डिग्री। तो 1053 कितना आ रहा है यहाँ पे? 4/3 एम्पियर, इसलिए क्योंकि ये कूलम में है, ये सेकंड में है, तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब इस पे मैं आता हूँ 0 से 5 सेकंड। एवरेज करंट का हमने देखा था कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। सो दिस इज योर डेल्टा क्यू, कितना चार्ज निकला है, दिस इज डेल्टा टी। तो इसका हमने ये भी सीखा था कि दोनों उन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। t बराबर 0 वाला ग्राफ पे देखो, वो तो बाई चांस 0 पे है। t बराबर 5 वाला ग्राफ में देखो और उसको ज्वाइन किया, और उस लाइन का tan थीटा निकालो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आएगा। ये आपका बन रहा है 1037 डिग्री, और 1037 डिग्री अगर आप देखते हो तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 3/4 एम्पियर। कल जो हमने लास्ट में जो काम किया था, सबसे लास्ट क्लास ऑफ होने से पहले, जस्ट एक बार उसको अप्लाई किया है और कुछ नहीं।
आप ये कर लीजिए कंप्लीट नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। एक मिनट। अब ये जो ग्राफ का जो काम चल रहा है, ये हमारा एक ग्राफ हुआ है QT ग्राफ। अब हम चलते हैं सेकंड ग्राफ पे, IT ग्राफ पे, करंट टाइम ग्राफ। कल आपने कोई हेडिंग डाली थी क्या इस पे? ग्राफिकल वर्जन लिखा था, क्या लिखा था कल? ग्राफिकल वर्जन। हाँ, तो उसमें नंबर 1 पहला काम हमने देखा है। अब दूसरे काम पे चलते हैं। तो चार्ज टाइम ग्राफ से कैसे करंट निकलता है, ये चीजें हमने देख ली है। अब हम उसी के दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपको मान लीजिए करंट टाइम ग्राफ दिया हो, तो उससे हम किसी चीज का कैसे क्या अंदाजा लगाएंगे। जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, चेंज इन पोजीशन कैसे निकालते थे, बताओ याद है तो +1। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चेंज इन पोजीशन हम कैसे निकालते थे बताइए? एरिया निकाला करते थे, एरिया अंडर द ग्राफ। यस सर। थोड़ा ध्यान हो, थोड़ा बहुत है ना। तो इसका रीजन क्या है वो भी समझते हैं। हमने पढ़ा था कि डेल्टा Q होता है इंटीग्रल I dt। एक मिनट। ये हमने पढ़ा था T1 से T2। एक मिनट। देखो, ये डेल्टा Q आपका था T1 से T2 इंटीग्रल I dt, और इसका मतलब होता है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, और एरिया भी किस साइड? टुवार्ड्स टाइम एक्सिस। जैसे पिछला आपने जब ग्राफ लिया तो उसमें स्लोप एंगल किस तरफ देख रहे थे आप? यूं नहीं कि इधर कोई भी हो। कौन सा एक्सिस था इधर जिसके साथ आप एंगल बना के tan थीटा देख रहे थे? टाइम एक्सिस। अगर सवाल में Q इधर दिया हो, T इधर दिया हो, और उधर एंगल 37 डिग्री दिखा रखा है, तो हमारे लिए tan 37 काम का नहीं है, हमारे लिए तो tan 53 डिग्री काम का होगा, है ना? समझ आ गई बात? यस सर। ये ध्यान रखना है, कई बार इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंसा देते हैं क्वेश्चन में। इसका ये मतलब है कि जैसे सपोज ये I है, ये T है, और आपको कोई भी कैसा भी करंट टाइम ग्राफ दिया हो, इस टाइप का जाके, जैसा भी, जहां तक भी, किसी तरह का भी, ये 0 टाइम है, ये T1 टाइम है, और ये T2 टाइम है। ये कोई बीच का मैंने टाइम माना T1/2, इस तरह से। अब आपको बताना है कि भाई ये वाला करंट किसी वायर में से फ्लो कर रहा था, ये वाला करंट जैसे भी करके, मैं एरो नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बस ये दिखा रहा हूं कि इस वायर में से फ्लो कर रहा था। आपने कोई क्रॉस सेक्शन बनाया, उसमें से किसी T टाइम में चार्ज फ्लोन है Q, तो आपको ये Q निकालना हो या डेल्टा Q निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको डेल्टा Q निकालना हो, सपोज मैं कहूं 0 to T1, क्या करेंगे बताओ? टाइम एक्सिस की तरफ इसका क्या निकालने हम? ये सेमी सर्कल है या क्या है? मान लो ये ऊपर का एरिया है A1, तो ये जो डेल्टा Q होगा ये किसके बराबर होगा आपका? A1 के बराबर। अगर मान लो आपसे पूछा जाए डेल्टा Q बताओ 0 से T2, और मैं कहता हूं ये वाला एरिया है A2, अब बताइए क्या होगा? 0 से T2 तक कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से निकला होगा बताओ? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2, बिल्कुल सही। ये माइनस क्यों किया हमने?
माइनस करने का क्या रीजन है? माइनस करने का वैसे तो हम याद यूं करते हैं जो नीचे, उल्टा फ्लो। हाँ वैसे तो हम याद यूं करते हैं जो नीचे का एरिया वो नेगेटिव कर दो, लेकिन नहीं तो होता क्या है कि यहाँ जब तक करंट पॉजिटिव है वो आगे जा रहा है, जब करंट नेगेटिव पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उल्टा आने लग गया। मान लो 6 कूलम चार्ज आगे गया, 2 कूलम पीछे आया, तो नेट चार्ज फ्लोन तो 4 कूलम ही हुआ। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आईटी ग्राफ से एरिया कैसे लेना है और किस तरीके से यहाँ से आप चार्ज निकालोगे। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आईटी ग्राफ देके और आई पूछ लेते हैं। सपोज आपसे पूछ लिया आई एट टी इक्वल टू T1/2, यहां बच्चा एक गलती कर जाता है, स्लोप निकाल लेता है। अरे इसकी स्लोप किसी काम की है क्या? और वो आंसर 0 दे देता है। क्या इसकी स्लोप किसी भी काम की है? नहीं है। मान लो ये कोई भी वैल्यू आई एम फॉर मैक्सिमम, मान लो आई एम है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट आई एट टी इक्वल टू T/2 इज आई एम। तो ग्राफ में यूं रट के मत जाना कि स्लोप लेनी है या कुछ लेना, पहले ये देखो कि कौन से एक्सिस हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम आगे बढ़ाएं। चलिए कीजिए, ये बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई अगर किसी बच्चे को साथ साथ लिखने में परेशानी हो बाई चांस क्योंकि फ़ोन पे पढ़ना पड़ रहा है, लैपटॉप में पढ़ना पड़ रहा है, तो आप समझ लिया करो मैं आपको हर बार स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ लैपटॉप से, तो और जो भी सीक्वेंस हुई होगी, जिस ऑर्डर में आपके पास ये आ रहे हैं ग्रुप में, वही सीक्वेंस है। मैं तो रब करने से पहले आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, अगर किसी का कुछ भी मिस हो तो बाद में नोट कर सकते हैं। हो गया नोट? हो गया क्या बताओ? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं आईटी ग्राफ पे। जैसे हमने क्यूटी ग्राफ लिया था, वाईटी ग्राफ पे कोई सवाल ले रहे हैं। सपोज आपको करंट टाइम ग्राफ दिया है एम्पियर और सेकंड में। ये ग्राफ यहां तक ऐसा गया, ये है 5 एम्पियर, ये है 5 सेकंड, ये 10 सेकंड। ये बार बार सेकंड यहां लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखा भी है। उसके बाद करंट ऐसा हो गया, ये 15 यूनिट ऊपर लिखी थी हमने। देन ये कुछ ऐसा गया, और ये आपकी कोई वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -2 -3 लेता हूँ यहाँ तक है, और ये है 18। इस तरह का आपको दिया गया है। फाइंड चार्ज फ्लोन फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, सेकेंड पार्ट फ्रॉम
0 to 18 सेकेंड, ये आपको निकालना है इसमें। ये तो हमें दिख ही रहा है कि भाई करंट निकालना है तो ना, चार्ज निकालना है तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालना होगा। अब ये इसका एरिया कैसे निकालें, इसका क्या ये सेमी सर्कल है कि नहीं है? ऐसे कैसे भाई, ये तो 5 एम्पियर है और ये 5 सेकंड है, क्या 5 एम्पियर और 5 सेकंड बराबर होते हैं क्या? नहीं। क्या 5 एम्पियर और 5 सेकंड बराबर होते हैं, ये बताओ मुझे। नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते। तो फिर क्या ये सेमी सर्कल है भी कि नहीं? हमें क्या पता इधर कितना डिवीजन ले रखा है, इधर कितना डिवीजन ले रखा है, समझ रहे हो ना? यस सर। तो कैसे निकालें अब ये वाला एरिया 0 से 10 सेकंड? देखिए, आप इसे सेमी सर्कल, चाहे दिखने में सेमी सर्कल दिखता हो, आप इसे इलिप्स बोलिए, सेमी इलिप्स। ये एक सेमी इलिप्स है जिसमें ये एक्सिस है 5 सेकंड और ये एक्सिस है 5 एम्पियर, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब एक इलिप्स का पूरा एरिया होता है पाई ए बी, पढ़ा है ना आपने या नहीं पढ़ा, ये बताओ। ए मान लो ये एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, बी मान लो ये एक्सिस है, पूरा एरिया इलिप्स का। अच्छा, अगर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, तो पाई इंटू आर बन जाता है। और अगर इलिप्स होता तो पाई ए बी, और ये आधा इलिप्स है तो कितना एरिया होगा? समझ गए एरिया कैसे निकलना है? पाई ए बी बाई 2। आप सर्कल भी मान लेते हैं सेमी सर्कल, तब भी आंसर तो सही आ जाता, लेकिन आप फिर तब क्या करते जब यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। तो ऐसे में आपको ढंग से देखना है, ए की जगह 5 सेकंड और बी की जगह 5 एम्पियर, 25 पाई बटे 2 और एम्पियर इंटू सेकेंड होता है कूलम। 25 पाई बाई 2 इतना कूलम ये आया। अगर आप पाई को 22/7 रखते भी हैं तो 25/2 गुना 22/7 11, 250, 275। ठीक है, ये आया 275/7 कूलम फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा? सेकंड पार्ट क्या 10 से 15 सेकंड तक कोई करंट था क्या? क्या हमारा 10 से 15 सेकंड तक कोई भी करंट है? नो सर। नहीं है, तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा उस समय। लेकिन 15 से 18 तक करंट नेगेटिव हो गया, वापस आने लगा। तो अब जो पहले मैं निकाल चार्ज वापस आया। हाँ, अब मैं निकालूं चार्ज जो वापस आ रहा है, मतलब 15 to 18 सेकंड। पहले मैं इसको सोल्व कर लूं। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस आपका 3 सेकंड, ये यूनिट के साथ रखा करो, और ये 3 एम्पियर, लेंथ तो 3 एम्पियर ही, माइनस माइनस बाद में करते रहेंगे। तो ये आपका आया 9/2 कूलम। इसका मतलब जो टोटल चार्ज होगा 0 से 18 सेकंड तक, वो होगा, ये जो था इसमें मैंने कहीं लिखा नहीं, ये जो आपका चल रहा था ये था Q फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। 0 से 10 का आया 275/7 माइनस 9/2। ये सिंप्लीफाई कर लेना, करो तो, नहीं तो छोड़ देना। ये आपका इस तरह से आंसर आता है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया? यस सर। ठीक है, मतलब हमने IT ग्राफ भी देख लिया, QT ग्राफ भी देख लिया है। अगर इसमें पूछा जाए 5 सेकंड पे करंट कितना है, 5 सेकंड पे करंट 5 एम्पियर, उसको 0 मत कर देना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? कभी स्लोप वगैरह निकल जाओ फालतू में। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, HCV के पहले 4 सवाल आपने किए ना ट्राई? हाँ भाई बताओ, कर लिए ना? यार कोई हाँ नहीं भर पा रहा है क्या? किसी भी बच्चे ने, एक बच्चे ने भी चारों किए हैं कि नहीं? कर ली। ठीक है सर। उसमें कोई डाउट? उन 4 सवालों में कोई भी पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गए। आंसर मैच हो गए सारे? भाई अगर कोई उसमें नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, ठीक है? अब देखो, मान लो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करूं और उनमें करंट कैरियर्स हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब जिनकी वजह से करंट बनेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड चार्ज कैरियर्स, उनके अंदर क्या क्या कैरियर होते हैं। अब पता नहीं डिवीजन तो कैसे करना चाहिए, मैं तो एक रफ सा डिवीजन ले रहा हूँ। अक्सर 3 स्टेट्स में जो हम हमारे आसपास देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने पढ़ा होगा ना, इसके अलावा 2 और भी स्टेट होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना? वो उन पे नहीं जा रहे, वो चीज़ें हम यूज़ कहाँ करते हैं इस तरह से। तो हम तो जो अपने नॉर्मल कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहले मैं बात करूं लिक्विड की। लिक्विड में चार्ज कैरियर क्या होते हैं बताओ, जिनकी वजह से करंट लिक्विड में फ्लो कर जाता है? ओनली आइंस। लिक्विड में जो कैरियर्स होते हैं वो आइंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। आपसे पूछा जाए प्योर वाटर में करंट फ्लो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि प्योर वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइंस नहीं होती। लेकिन नॉर्मली वाटर में थोड़ा सॉल्ट, कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं जिससे उसमें आयंस बन जाती हैं और उनकी वजह से वो करंट फ्लो करता है। क्या गैस में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? नो सर, हम कैपेसिटर पढ़ के आए, हमने ब्रेकडाउन नहीं पढ़ा। तो हमने पढ़ा भी होगा कि अगर ड्राई एयर का के आसपास फील्ड 3 × 10⁶, ये वैल्यू बताई थी मैंने, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, है ना? इससे ज्यादा फील्ड हो जाए तो एयर का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। स्पार्किंग इसी का एग्जांपल है, वो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग इसी का एग्जांपल है। तो गैसेज में भी अंडर सूटेबल कंडीशंस करंट फ्लो कर सकता है, और वो जब करंट फ्लो करता है तो क्यों करता है? उस गैस का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके एक मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एक आयन बन जाती है, पॉजिटिव आयन। यानी कि गैसेज में जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आयंस एंड ब्रेकडाउन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो मैं आता हूं सॉलिड्स में। भाई ये डिवीजन कैसे करें सॉलिड का? चलो एक ये करंट के हिसाब से एक डिवीजन ये बनता है, मेटल्स, एक को हम कह देते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो आपका पूरा चैप्टर है आगे, लास्ट चैप्टर, एंड लास्ट इज इंसुलेटर। डिवीजन आ रहा है समझ में? 3 चीजें मैंने क्या लिखी हैं? मेटल्स में हमने शायद पीछे भी डिस्कस किया था, स्टार्टिंग की जब चैप्टर की। मेटल्स में कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हें यूं भी बोल दिया जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स।
या हम इनको बोल देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी अपने एटम से अलग होके फ्रीली घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में कैरियर्स कौन होते हैं? एक तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी जो चीज होगी उसे हम नाम देंगे होल्स। अब ये होल्स क्या हैं, कैसे कैरियर हैं, ये हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ही जाके पढ़ रहे होंगे। क्या केमिस्ट्री में ये आए क्या ये होल्स? शायद नहीं आए इतने ज़्यादा। आप वो डिफेक्ट्स की बात करते हो, हाँ मतलब ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ढंग से होल्स क्या है क्या नहीं। और इंसुलेटर में बताओ, इंसुलेटर में भाई जब इंसुलेटर ही हो गया तो क्या उसमें कोई कैरियर है? कोई कैरियर वहां पे फ्लो नहीं करेगा। मैंने एक रफ सा डिवीजन लिया है, पता नहीं ये बहुत एग्जैक्टली डिवीजन है कि नहीं, जो भी बस एक पहले स्टेट के हिसाब से सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड में इस तरीके से। तो जो गैसेज हैं उनमें अंडर सूटेबल कंडीशंस ये करंट फ्लो करता है, जब उनका ब्रेकडाउन हो जाता है तब। और जो कैरियर के रूप में है वो है आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका लिक्विड है यहाँ पे आयंस है, और यहीं पे एक चीज हमें मेंशन कर भी देनी चाहिए, आपको पता भी है वैसे, कि प्योर वाटर, और इसका ये मतलब नहीं है पानी की प्योरिटी करंट से चेक करने लग जाओ कभी। ये नहीं करना है कि पानी प्योर है कि नहीं, उसमें करंट पास करके देख रहे हैं हमें लग रहा है कि नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सॉल्ट मिला ही होता है। चलिए आप ये जो छोटी सी टेबल बनी है, सभी मेटल कंडक्टर्स होते हैं क्या सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं? मेरे नाम समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सभी मेटल्स कंडक्टर अच्छा, होते हैं। सभी मेटल्स, हाँ जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो मेटल्स कंडक्टर का काम कर ही रहे होंगे। आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? एक मिनट। कोई नहीं। कि न्यूटन के टाइम पे ये चीजें थी? बताओ न्यूटन के टाइम होगी नहीं उसपे, हैं? नहीं होगी नहीं तो उसमें भी हर जगह इसका ही नाम आता। हाँ हाँ बिल्कुल, न्यूटन के टाइम पे ये चीजें शुरू ही नहीं हुई थी, ये लगा लो। ऑप्टिक्स थी, ऑप्टिक्स में न्यूटन का बड़ा रोल था। ये किसने बताया था कि लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी है, जो अपनी वाइट लाइट है?
न्यूटन। न्यूटन, बिल्कुल। न्यूटन ने तो इवन 7 कलर दिखा दिए और फिर सातों को इकट्ठा करके दिखा दिया। कैसे कैसे दिखाया था? पहले एक प्रिज्म लिया था, उससे 7 कलर बने, फिर उल्टा प्रिज्म लगा दिया उतने ही एंगल का, उसी मटेरियल का, उससे वो सातें इकट्ठी हो गए, फिर दोबारा से व्हाइट लाइट बना दी थी। एक्चुअली न्यूटन बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, बहुत अच्छे थे और उस पर अच्छी अच्छी थ्योरी बनाया करते थे। तो ये विबग्योर तो हमने सुना है ना, विबग्योर है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब न्यूटन का थोड़ा सा बस यहाँ रोल कम है, क्योंकि ये चीजें उस समय आई ही नहीं थी इतनी। चलिए मिटा दो, तो हो गया होगा। आप अपने घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो, वो रेड एंड या ब्लू एंड, मतलब वायलेट एंड, सिंपल व्हाइट लाइट का रेड या वायलेट एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या घर पे? बताओ, मान लो मेरे पास प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म नहीं है, कोई नहीं, 2 मिनट का डिस्कशन कुछ और हो रहा है। प्रिज्म नहीं है, व्हाइट लाइट है, क्या मैं उससे उसका वायलेट एंड या रेड एंड ऑब्जर्व कर सकता हूं? कोई नहीं, अभी क्लास चल रही है, आप लास्ट तक जवाब दे दोगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद, अगर बीच में दिमाग लगे तो। ठीक है, चलिए अभी हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमें इतने ज्यादा कैरियर्स नहीं पढ़ने, हमें तो मेटल्स में, मेटालिक वायर में करंट पढ़ना है। तो नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कैरियर्स इन ए मेटल। फ्लो ऑफ कैरियर्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, मेटल में किस तरह से चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। अब ये बताओ, एक मेटल की वायर है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, मेटल की वायर जमीन पे रखी है, क्या उसमें करंट फ्लो करता रहता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें? करंट मोशन में रहते हैं, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मोशन भी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है, थोड़ा रैंडम सा मोशन होता है, जिससे किसी क्रॉस सेक्शन को अगर 5 उधर क्रॉस करके गए तो उसी समय 5 इधर आ रहे होंगे, तो नेट फ्लो ऑन एन एवरेज 0 बना रहता है। तो मैं यहाँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं। केस फर्स्ट, पहला केस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, सोर्स मतलब वोल्टेज, बाहर से आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई, मेरे पास ये एक मेटल की वायर है, ये एक आपके पास मेटल की वायर है, और मेटालिक बॉन्डिंग जो आप +1 में पढ़ते हो उसमें बताया जाता है कि कुछ फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के जा चुके होते हैं, रफली घूम रहे होते हैं इधर कहीं भी रैंडमली। ये जो मैंने बनाई हैं, दीज आर इमोबाइल मतलब फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, और इस लैटिस को हम एक नाम देते हैं ना, कर्नेल बोलते होंगे ना ये मेटालिक बॉन्डिंग में, है ना। अब जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप किसी को भी देखिए वो रैंडमली घूमता रहेगा। अब आपने कोई सोर्स लगा नहीं रखा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा, कभी इधर गया टक्कर होगी, इधर आया टक्कर, इधर आया टक्कर होगी, इधर गया कोई अगले से टक्कर होगी। लेकिन मेन बात यह है, क्या ये अपने घर को
घर के इलाके को छोड़ के जा पा रहा है क्या कहीं, या इधर ही घूमता जा रहा है? कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या कुछ आगे शिफ्ट हुआ है, या वहीं बस इधर उधर ही घूम रहा है? ये थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, वही। पहला कारण, इसका घूमने का कारण क्या है, कहां से इसको एनर्जी मिल रही है, ये बताओ सबसे पहले। इसके चलने का रीजन क्या है, ये बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या बोलो, क्यों घूम रहे? इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए घूम रहे हैं। देखो, मान लो यहां पे रूम टेम्परेचर है T केल्विन, तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। अभी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, +1 में पढ़ा है, 3/2 kb into T, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, पढ़ रखा है ना ये वाला फॉर्मूला। एवोगैड्रो नंबर से गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर दो। तो इस वजह से इसमें रूम टेम्परेचर की वजह से इसमें एनर्जी आती है, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहते हैं, और ये बड़े फास्ट रैंडम मोशन में होते हैं। तो यहाँ मैं 3-4 बातें अगर करूं, हमने अभी कोई सोर्स लगाया नहीं, आपने कोई भी सोर्स लगाया नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, ये जिस तरह का मोशन होता है, जिगजैग पाथ बोल देते हैं इसको, ड्यू टू थर्मल एनर्जी बोल लीजिए, रैंडम नहीं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जिगजैग पाथ किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, जिगजैग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो जिगजैग पाथ रहता है, इस तरह का रैंडम मोशन इसे बोल देते हैं। दूसरी बात, E इनसाइड कंडक्टर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना है? क्या कोई फील्ड आपने अप्लाई किया है, क्या कोई वोल्टेज अप्लाई की है? नहीं की, तो ये 0 है, ठीक है। तीसरी बात, ये इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है कि कर्व्ड होता है? मैंने इसी डायग्राम में कुछ बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का असर हम इग्नोर करते हैं, ये इतना कम मास है कि इस पे ग्रेविटी का कोई खास इफेक्ट होता ही नहीं है, और ये सीधा ही दिखता रहता है, समझ गए हो ना आप ये। और ये दूरी कम है तो ग्रेविटी का असर पता भी नहीं लगता है। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, ये भी अपने आप में पूरे पूरे सवाल हैं, इज स्ट्रेट। जब तक ये टकराते नहीं है तो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन होती है ना, वो आएंगे उस पे, वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, टक्कर के जस्ट बाद एकदम से 0। और फोर्स भी तो होगा, ये पता है कैसी वेलोसिटी? मान लो आप सपोज एक पेड़ा बोलते हैं हम, जीना पेड़ा जो भी बोलते हैं, हाँ, उस पे एक बॉल आपने छोड़ दी, तो जैसे वो इस पेड़े से लुढ़केगी, जब तक वो अगले से नहीं टकराएगी, ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वहां बताओ, मैं फिर इस पे आता हूं, बढ़ रही है कि नहीं? वहां पे क्या प्रेजेंट है, कौन उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है जब तक वो अगले पेड़े से नहीं टकराता है? वहां पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स है। तो उसमें क्या होता है, बार बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, टक्कर के बाद 0, फिर बढ़ती है, टक्कर के बाद 0। यहां क्या होता है, यहां पे क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? क्या कोई भी फोर्स है? बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है? सर हम रिपल्सिव फोर्स भी तो होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ना, अंदर मैं बताता हूं। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। अंदर पता है कैसे घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल ऐसे घूमते हैं जैसे वैक्यूम में चल रहे हो। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे वैक्यूम में चल रहे हो। आपने अगर 10th क्लास एनसीईआरटी भी पढ़ी हो तो उसमें ये दिया रहता है वहां पे अलग से कॉलम बना के कि इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होते हैं जैसे वैक्यूम में ही चल रहे हैं, किसी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
और जैसे ही टक्कर होती है उस पर अचानक से फोर्स लगता है, उससे केवल डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। कारण क्या? काइनेटिक एनर्जी, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? क्या रूम टेम्परेचर चेंज होगा क्या इससे, वायर रखने से? नहीं होगा ना। रूम टेम्परेचर लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा। क्या लगना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स नहीं लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा उस पे? इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आप अगर कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, रिपल्सिव अट्रैक्टिव की बात करोगे, 1/4πε0 जीरो हो गया ना। ये समझ रहे हो ना ये क्या बता रहे हैं? यस सर। तो जब तक आप बाहर से कोई वोल्टेज ना लगाओ उस वक्त इस पे ये ऐसे घूमते हैं फ्रीली, जैसे कि वैक्यूम में चल रहे हो। समझ गए ये बातें? यस सर। ठीक है। नंबर 1 2 3 मैं इधर लिखता हूं। नंबर 4 कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स electrons move as if they are traveling in vacuum। एक बार आप ये डायग्राम बनाओ, 3-4 पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर इसको हम और आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। लिख रहे हो कि लिख लिया है? लिख रहे हैं। लिखो तो 1 मिनट आप कीजिए पूरा। मैं आपको हो जाए तो बता देना भाई, ताकि आगे बढ़े। फिर हो गया। हो गया, ठीक है। हमने 4 पॉइंट लिखे हैं ना अभी तक इसमें। पांचवा पॉइंट, इसी में 5वां पॉइंट, यहां पे एक टर्म डिफाइन होती है जिसे बोलते हैं
मीन फ्री पाथ, और उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन था, मान लो यहाँ उसका कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन उसका यहाँ हुआ। फ्री पाथ का क्या मतलब है? फ्री पाथ मतलब बिना टक्कर के बीच का जो रिलैक्स्ड पाथ है वो। सपोज यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? x1, फिर उसकी टक्कर होगी, वो इधर आ गया, अगली टक्कर यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस कवर की x2। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, फिर अगली टक्कर यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की दैट इज x3, और इस तरह से काम कंटिन्यू रहता है। तो समझ आ ही रहा है, हमें मीन लेना है, इन सभी फ्री पाथ्स का मीन लेना है। तो लैम्डा का क्या मतलब हुआ? x1 प्लस x2 प्लस जितने भी आपने देखे xn, इन पाथ लेंथ्स को ऐड करके आप n से डिवाइड कर दो, ये आपका होता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, और ये जो लगभग इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻18 मीटर, काफी कम है ये। मेटल्स के केस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मीन फ्री पाथ का ऑर्डर है ये इतना होता है। 5वां पॉइंट आप बनाइए, लिखिए इसमें। चले भाई अगले पॉइंट की तरफ। हो गया होगा ना इतने? यस सर। ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही 6th पॉइंट, एक और टर्म यहां हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, टॉ उसका सिंबल है, सेकंड में ये दिया जाएगा। इसका भी वही बात है, रिलैक्स मतलब फ्री टाइम। t बराबर 0 पे यहाँ था, अगली टक्कर यहाँ होती है t बराबर t1 टाइम पे, उसके बाद अगली टक्कर इधर कहीं होती है t बराबर t2 टाइम पे। t2 नहीं कहूँगा मैं इसे, मैं कहूँगा t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 मतलब t2 और अगली टक्कर इधर कहीं होती है, और टाइम हो गया है t1 प्लस t2 प्लस t3, और इस तरह से ये चीजें चली जा रही हैं। तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज अगेन इसका एवरेज है, ये जितने भी फ्री टाइम थे डिवाइडेड बाई n, दिस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। और इसका भी मैं ऑर्डर आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज नियरली, थोड़ा ऑर्डर का आइडिया रखना, 10⁻⁻14 सेकेंड। मतलब ये इतना कम टाइम है कि इस दौरान बार बार टक्करें इतनी जल्दी जल्दी हो जाया करती हैं यहाँ पे। हो गया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। केस फर्स्ट हमारा हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। अब मैं चलूं केस 2 कि अगर आपने, अच्छा इसमें केस फर्स्ट में एक और आखिरी बात, क्या इस मोशन की वजह से करंट होगा? ये जो रैंडम मोशन है इसकी वजह से नो सर। क्यों नहीं होगा?
कि एक क्रॉस सेक्शन में से 5 आगे निकले होंगे तो उस इंटरवल में 5 पीछे आगे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज फ्लोन कितना मिलेगा? 0। तो लास्ट में ये बात आप ऐड कर देना, लिख देना, मैं बोल रहा हूं कि देयर इज नो करंट इन ए कंडक्टर ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन। सर ये जरूरी है कि 5 आगे गए तो 5 से पीछे जाएंगे, यही दो तो तीन जरूरी है, पीछे बिल्कुल। दिस इज द स्टैटिस्टिकल पॉइंट, दिस इज द स्टैटिस्टिकल पॉइंट, ये बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो करंट अपने आप जनरेट हो जाएगा और जो होता नहीं है। ठीक है, एक आगे है ना स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आती है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझते हो आप? स्टैटिस्टिक्स का मतलब जहां पे मतलब करोड़ों में चीजें हों, लाखों में चीजें हों, उनको कैसे स्टडी करें। गैस मॉलिक्यूल्स की स्टडी की कि नहीं लोगों ने, है ना, और दुनिया भर के गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो वहां पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स बनाए गए हैं। तो वहां से मैं ये लिख भी देता हूं यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट है, ये हमारा 7वां पॉइंट है शायद, है ना, बना देता हूं एक बार आपके लिए ये बात, ये बिल्कुल जरूरी है। आपने कोई क्रॉस सेक्शन बनाया, कोई भी क्रॉस सेक्शन बनाया, आप एक इंटरवल लेते हो डेल्टा टी, ये आपने टाइम इंटरवल लिया, इसमें से अगर n इलेक्ट्रॉन्स आगे गए हैं तो इस इंटरवल में n इलेक्ट्रॉन्स ही पीछे आएंगे। ये तब है जब आपने बाहर से कोई सोर्स नहीं लगा रखा, वो आपने हेडिंग डली हुई है ऊपर, और नेट चार्ज फ्लोन दैट इज 0। इसका ये मतलब है कि देयर इज नो करंट in a conductor due to random thermal motion of free electrons। ये भी ऐड ही कर दो वहां पे। और ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कई लॉज बने हैं और उनसे बातें बड़ी आराम से क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये फिक्स है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई फ्लो कर जाए। अच्छा, इसके लिए इंटरवल थोड़ा सा कुछ साइज होना चाहिए, फाइनाइट सा साइज। ये आपने समझे मैंने क्या बोला है लास्ट में? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम ले लिया, 10 की पावर -14 सेकेंड, -15 सेकेंड, उसमें हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा निकल गया हो, लेकिन 1 सेकेंड तक भी आप आओगे या 1 मिली सेकेंड तक भी आओगे तो ये बात आपको सही मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो डेल्टा टी है, दिस डेल्टा टी इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू द रिलैक्सेशन टाइम टॉ। ठीक है, प्रैक्टिकल सा टाइम हमने लिया। चलो भाई, केस फर्स्ट हो गया, चले केस सेकंड पे। यस सर। ठीक है, अब आप देखिए केस नंबर सेकंड। इन द प्रेजेंस ऑफ an external source, in the presence of an external source, जैसे ये आपकी वायर है, मेटल की वायर, इसके अंदर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस है। अच्छा, हमने रैंडम मोशन की बात की, तो क्या रूम टेम्परेचर पे क्या ये आयंस नहीं चलते हैं या बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते क्या? ये बताओ आप, जो मैंने आपसे पूछा अभी। रूम टेम्परेचर पे क्या ये आयंस रोटेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने पीछे ऑर्डर आपको दिए थे, ऑर्डर
लैम्डा का ऑर्डर बताया 10 की पावर माइनस 18 मीटर के आसपास। यस सर। टॉ का ऑर्डर भी बताया कितना, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। क्या मैंने थर्मल स्पीड का ऑर्डर लिखा था क्या वहाँ? नहीं लिखा शायद, है ना। थर्मल स्पीड काफ़ी हाई होती है, नियरली 10 to power 5 to 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड है। 10 to power 5 to 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आप उसमें ऐड कर लो, वो जो पीछे आपने लिखा है कहीं भी कोई पॉइंट, थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर है नियरली 10 to power 5 to 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा सवाल ये था, क्या ये भी चलते हैं क्या ये वाइब्रेट करते हैं कि वाइब्रेट भी नहीं करते हैं? एक्चुअली ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू रूम टेम्परेचर, लेकिन चल नहीं पाते क्योंकि फिक्स हैं, और इनकी वाइब्रेशन स्पीड नियरली 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड की रेंज की होती है। तो ये बातें आप उसमें ऐड कर लोगे एक पॉइंट, केस फर्स्ट में अपना एक पॉइंट ऐड कर लो कि जो थर्मल स्पीड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की नियरली 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, और जो वाइब्रेटिंग फिक्स्ड आयंस हैं उनकी थर्मल स्पीड नियरली 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। लिख लिया आपने? वाइब्रेटिंग की क्या है? ये जो वाइब्रेटिंग आयंस होते हैं ना, ये फिक्स हैं, लेकिन ड्यू टू रूम टेम्परेचर ये ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हैं, जब मीन पोजीशन से निकलते हैं तो बहुत स्पीड से निकलते हैं, एक्सट्रीम पे रुकेंगे, फिर मीन से बहुत स्पीड से, तो जो इनकी स्पीड है वो नियरली 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। मैं कह रहा हूँ एक 8वां पॉइंट उसमें ऐड कर लो, दोबारा बोलो कि हो गया। 10 की पावर 2 है ना? हाँ। ड्यू टू रूम टेम्परेचर जो थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, लेकिन जो रैंडम स्पीड जो वाइब्रेटिंग फिक्स आयंस की स्पीड है दैट इज नियरली 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। देखिए आपने कोई सोर्स लगा दिया, जैसे मैं कहता हूं ये प्लस ये माइनस, देखो बैटरी लगा दी, बैटरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस साइड आपने कर दिया हाई पोटेंशियल, और इस साइड आपने कर दिया लो पोटेंशियल, एक साइड हाई पोटेंशियल एक साइड लो। अब क्या होगा, यहां तो हाई पोटेंशियल साइड है, यहां लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, हाई से लो कि लो से हाई? बताओ। हाई टू लो। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इधर। क्या कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है क्या, ये बताओ आप? क्या? तो फिर ये कैसे आ जाता है? कंडक्टर की बॉडी में फील्ड अप्लाई करते ही तो आता है। नहीं सुनो, कंडक्टर की बॉडी में फील्ड अप्लाई करते ही तो एंटर करता है, लेकिन फिर क्या होते हैं उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स इधर लगेगा। अगर ये कनेक्टेड ना होता बाहर बैटरी से, तो जब भी कोई फील्ड आता इलेक्ट्रॉन इस साइड आके जमा होते, वैकेंसी होगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज जमा होता, और एक फील्ड बन जाता पॉजिटिव से नेगेटिव, और ई इंड्यूस्ड और ई कैंसिल हो जाते। क्या है, हमने पढ़ रखा है? यस सर। लेकिन अभी जमा होने के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी, क्योंकि पूरा पाथ कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है, तो ये यहाँ जमा नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से कोई इंड्यूस्ड फील्ड नहीं बन पाता है। यानी कि कंडक्टर की बॉडी में भी फील्ड आ सकता है। वो जीरो फील्ड तब होता था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो, जब इलेक्ट्रॉन आके जम जाएं, रुक जाएं। लेकिन यानी कि एक पॉइंट यहाँ ये समझ आ गया हमें कि E inside a conductor is non-zero when current is flowing, और E inside a conductor is non-zero, इसका मतलब उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, E जीरो होने का मतलब होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का इनफाइनाइट तभी होता है जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप कंडीशन हो, इधर उधर आगे जाने की जगह ना हो।
आप बताओ ये पहला पॉइंट समझ आया क्या? यस सर। अब ये बताओ दूसरी बात, पहले में कोई डाउट हो किसी को भी तो आप पूछ लेना। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इनका मोशन कैसा होगा, इनका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व्ड होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे स्ट्रेट लाइन, किस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन? इस तरफ। तो सुनो दूसरा पॉइंट सुनिए, मैं नंबर नहीं डाल रहा वैसे लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट कि पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कर्व। ये एक बड़ी गलती हम कर जाते हैं यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पाथ कैसा होगा? कर्व्ड पाथ होगा। क्यों कर्व्ड पाथ होगा? देखो पहले ड्यू टू रैंडम मोशन ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा होगा, समझ रहे हो भाई? ड्यू टू रैंडम मोशन थर्मल एनर्जी की वजह से कहीं भी निकल रहा होगा ना इधर उधर, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर। आप किसी चीज को सीधा फेंकते हो और फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट पाथ होता है कि कर्व्ड होता है? कर्व्ड होता है। टेम्परेचर थोड़ी गायब हुआ है, टेम्परेचर तो अभी भी है, तो वो एनर्जी तो अभी भी रहेगी। तो ये ना इस तरह फोर्स की डायरेक्शन में मुड़ते हुए चलेगा। समझ में आया? यस सर। है ना, ये गलती नहीं करनी है। ये पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस समय कर्व्ड होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मोशन की, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन वो तो है ही, ड्यू टू थर्मल एनर्जी वो वाला तो है ही, सुपरपोज्ड बाई ड्रिफ्ट मोशन। एक साइड में वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे, सुपरपोज्ड बाई ड्रिफ्ट मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो जो पिछले और इस मोशन में फर्क क्या है? पहले वो टक्कर मार के इधर उधर ही घूम रहा था, अब वो यूं टक्कर मारता जाएगा। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ टक्कर, तो अब भी वो ऐसे ही चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होता जा रहा है। समझ आ रहा है क्या ये क्या हो रहा है? यस सर। टक्करें अब भी चल रही हैं, लेकिन वो पीछे नहीं आ रहा, वो आगे ही निकलता जा रहा है। तो आप बताओ क्या किसी एरिया में से नेट चार्ज क्रॉस करेगा कि नहीं? कोई नेट चार्ज तो एक साइड में क्रॉस होने लग गया ना, अगर आप कोई एरिया बनाते हो तो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए हो या नहीं? है ना। इसका मतलब जो करंट होगा, करंट इज नॉन जीरो। करंट अब आ गया है, बट इट इज ओनली ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट नहीं आया है। किस मोशन की वजह से करंट आया होगा? कौन से मोशन की वजह से? जो आपने बोला है ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो भाई ये 3-4 पॉइंट समझ आए क्या? ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स वाले, और भी है, अभी अभी पूरे नहीं हुए। जैसे उसमें हमने एक बार मिटा के फिर हमने लिखा था लैम्डा टो, यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड का पॉइंट आएगा, पूरा टॉपिक है वो। लेकिन आप एक बार ये बताओ, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? 1 2 3 सर। ठीक है, ये नोट कीजिए, ये 4 पॉइंट्स और ये डायग्राम आप नोट कीजिए।
और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है रैंडम स्पीड के अलावा, ये बहुत कम होती है, तो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास है, बहुत ही ज़्यादा कम, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास है। हो गया भाई, लिख लिया? यस सर। अब सुनो, ड्रिफ्ट स्पीड वाला टॉपिक तो अगली क्लास में लेंगे। मैं आपको एक दो छोटे छोटे काम बताता हूँ यहाँ पे। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के 3 चीजें निकालनी है। ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर में, जैसे यहाँ भी लिख रहे थे टो इस ऑर्डर का है, लैम्डा इस ऑर्डर का है। हमारे घर में जो करंट फ्लो करता है हाउस होल्ड सप्लाई में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होता है उनमें किस ऑर्डर का करंट फ्लो करता है? क्या उससे डेथ भी हो सकती है? क्या घर में जो करंट फ्लो करता है क्या उससे डेथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कई बार लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं इस चीज के। तो वो किस रेंज का होता है? या फिर एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है, वो किस रेंज का करंट होता है? या फिर आपने कभी 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है 10th में? Yes, sir. है ना? यस तो सर। उसमें बताया जाता है कि हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है, कुछ पढ़ा होगा ना इस तरह का। यस सर। तो वो किस रेंज के करंट है? मैंने आपको बताया, एक सवाल चाहे आप लिख लो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 चीजें मैं बोल रहा हूं। पहला, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई। लिखूं क्या बोर्ड पे, आप ऐसे नोट कर लोगे? कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है। सेकेंड। हाँ, पहला हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सेकंड एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, और थर्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी जो फ्लो करता रहता है वो। अच्छा, एक और चीज सुनो। हो गया ये तो, आप मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा। आप इंट्रोडक्शन पढ़ना इस चैप्टर का, आपको मिल जाएगा। अभी मैंने बताया ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर कितना होता है। पता नहीं आपने लिखा नहीं तो हम कल ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ेंगे, उसमें लेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर कितना होता है? अभी बताया था ना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, है ना? जिक्र किया था अभी मैंने। यस सर। तो इतनी कम स्पीड है, तो अगर मान लो स्विच से और 10 मीटर दूर भी पंखा लगा है, 10 मीटर दूर कोई पंखा लगा हो मान लो, तो कितना टाइम लग गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने में? मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने में। रैंडम स्पीड तो आगे बढ़ाती नहीं है, वो तो यूं ही टक्करें मरवाती रहेगी इधर उधर। ड्रिफ्ट स्पीड ही आगे बढ़ाएगी। कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 10 मीटर और स्पीड कितनी है 10⁻⁴। कितना हो गया? 10⁵ सेकेंड हो गया। यस सर। कितने घंटे हो गए? इसको 3600 से भाग किया, 10⁵ अपॉन 3600, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 ना 1000/36 है ना, 1000/36। अब 36 को 40 मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया ले रहे हैं। 1000/40 कितना हो गया? 100/4, लगभग 25 घंटे के आसपास जा रहे हैं। यस सर। Yes, sir. तो मतलब ये तो 24 घंटे मान लो, एक दिन। मतलब मेरे को एक पंखा चलाना हो तो मैं एक दिन पहले स्विच ऑन करके जाऊंगा क्या? Yes, sir. भाई अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप क्लास में बैठे होते हैं, साउंड तुरंत आपके पास आती है। उसका रीजन है कि साउंड की स्पीड बहुत फास्ट है, 330 मीटर पर सेकंड के आसपास। ये दूरी इतनी कम है कि वो फटाफट पहुंच जाती है। लेकिन बात यह है कि जब मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ से वहां पहुंचने में तो एक पूरा दिन लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्या 1 मिनट या 2 सेकंड की भी देरी होती है? आपने देखा हो? तो इसका क्या कारण है? ये चीजें आपको मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बुक में सोल्ड एग्जाम्पल है, एक पता नहीं 3 पॉइंट कौन सा होगा, शुरू में ही होगा, और उसमें 4-5 पार्ट्स होंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स 4-5 पार्ट पढ़ोगे ना? मैं हाँ जी, एनसीईआरटी में एक बार मैं देखूं आपके लिए, रुको।
एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट। एक तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन पढ़ के तो आप वो पता लगाना कि ऑर्डर जो मैंने बोले हैं, और उसके बाद ये सोल्ड एग्जाम्पल 3.2 है, सोल्ड एग्जाम्पल 3.2 है, उसका ई पार्ट पढ़ना मैंने आज करवा दिया। वैसे वो मतलब उसके 2-3 पार्ट्स, आप 5 पार्ट आप पढ़ के देखना क्या है क्या नहीं, कुछ तो समझ आएगा ना। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, आखिरी बात, आखिरी 5 मिनट बचे। मैंने एक सवाल दिया था आपको कि न्यूटन तो था नहीं इस जगह, फिर न्यूटन का जिक्र हुआ, विबग्योर का जिक्र हुआ, कैसे आप घर पे ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट में एक वॉयलेट एंड होता है और एक रेड एंड होता है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को? मैं करके दिखाऊं आपको एक्टिविटी, लेकिन देखना है ध्यान से, और आप फिर घर पे रिपीट करोगे एक्टिविटी। देखो मैंने व्हाइट लाइट का कोई सोर्स लिया, आजकल बेस्ट सोर्स फोन की लाइट है। मैं एक मिनट, ये कोई फोन से मैं टॉर्च लाइट ऑन करता हूँ, एक बार देखना क्या ये व्हाइट लाइट नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई ये राइटिंग पैड है, समझ गए हो ना, सिंपल राइटिंग पैड जो होती है वो, यस सर। मैं इसमें से मैंने एक पेज लिया, एक पेज में से लाइट निकाली, क्या ये अभी भी व्हाइट नजर आ रही है? हाँ। ठीक है, एक से बात नहीं बनती। मैंने 4-5 पेज लिए, आपको देखना है किस एंड की तरफ ये जाएगा, क्या अभी कोई कलर की तरफ जा रहा है, वॉयलेट या रेड की तरफ? रेड। और 2-3 पेज ले लेते हैं, रुको, ताकि इतने भी ज्यादा ना हो जाए, पता लगे बाहर ही नहीं आ रही लाइट। क्या सर डाल इसका के बिल्कुल रेड हो जाएगी। क्या कह रहे हो? फिंगर डाल इसका के बिल्कुल रेडिश दिखाई देगी। एक सेकंड, लाइट है। एक मिनट, मैं एक बार आपको, फिर वॉयलेट कैसे लाएं? ये देखो सर रेड और येलो है अभी आप ये बताओ, अभी आपको कौन सा कलर ढंग से नजर आ रहा है? रेड आ रहा है ना इसमें, यानी कि व्हाइट लाइट का रेड एंड इससे पास हो गया, वॉयलेट एंड इसी में रुक गया। तो इससे एक एंड का पता लगा आपको। अब इसको भी मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ है। फिर मैंने क्या किया, कोई दूसरा पेपर दिया, दूसरा पेपर, ये क्या है, A4 साइज शीट है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी और इसका नेचर अलग होगा, ऐसा हो सकता है दोनों में रेड निकल आए। देखो मैंने 2 पेज लगाए, 2 पेज में ऑलमोस्ट व्हाइट ही दिख रहा है आपको। थोड़े से और बढ़ाता हूँ, 3-4 पेज लगा दिए, 5-6 पेज। अभी वॉयलेट साइड आ रहा है ये। यस सर। 1 मिनट, पेज और बढ़ाता हूँ। मतलब क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या इसमें वॉयलेट कलर? यस सर। कंप्लीट वॉयलेट है। कंप्लीट वॉयलेट है, क्योंकि मैं तो सामने से देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है इधर से। अगर ये वॉयलेट है तो इसका मतलब ये वॉयलेट एंड भी दिख गया। अब इसमें से वॉयलेट एंड पास हुआ और वो वाला एंड पास नहीं हुआ, रेड। अरे ये फिर चक्कर क्या है? ये अगर एक क्वेश्चन ही बना के पूछ लिया जाए, बिल्कुल आ सकता है सवाल ऑप्टिक्स में। खैर हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स तब की बात है, लेकिन चलो आज जिक्र हो गया था न्यूटन का, इसलिए है। होता क्या है सुनो, आपने +1 में एक वर्ड पढ़ा है रेजोनेंस, SHM में। यहाँ जो +1 नॉन मेडिकल बी के बच्चे हैं, क्या हमने लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया था पेंडुलम वाला रेजोनेंस को समझने के लिए? अगर कोई स्टूडेंट बैठा हो, याद आ रहा है? नॉन मेडिकल बी वालों को तो करवाया ही था मैंने, मुझे याद है। हाँ तो सुनो, तो वही रेजोनेंस है। पेपर सेल्यूलोज से मिलके बना होता है, पेपर एक ऑर्गेनिक मैटर है ना, पता है ना? तो उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। पहले मैंने राइटिंग पैड ली, इसकी अपने पेपर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसमें से जब व्हाइट लाइट पास हुई तो कौन सी लाइट आगे निकली? कौन सी लाइट? रेड निकली थी ना, रेड निकली थी, यानी कि वॉयलेट एंड एब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब इस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट के करीब है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच होती हैं तो रेजोनेंस होता है, और वो एनर्जी वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन काफी ज्यादा हो जाता है। पढ़ा है ना यार +1 में? यस सर। देखो एक चैप्टर में भूकंप भी आया था,
टॉपिक भूकंप नहीं आया था, भूकंप टॉपिक आया था उसमें, SHM वाले में, उसमें भी ये चीज़ें जिक्र हुई थी किस तरह से। यानी कि इस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेड के करीब है। वो जो दूसरा पेपर A4 साइज शीट उठाई उसमें वॉयलेट ना, इसमें कौन सा पास हुआ था, रेड पास हुआ था, इसमें रेड पास हुआ था, तो इसकी वॉयलेट के करीब थी। दूसरे में वॉयलेट पास हुआ यानी कि रेड के करीब है। और ये रेजोनेंस का जिक्र सर्किट पार्ट में भी होगा AC में, तो तब भी हम इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। मतलब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनसे आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लास्ट के 5 मिनट जो मैंने बताया कुछ समझ आया? अब अपने घर पे चाहो तो करके देख सकते हो ये। ठीक है, आज की क्लास को हम ऑफ करते हैं, समय भी हो गया आपका। थैंक यू।